नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कनिष्ठा हैज़ टू हेल्प में। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप, हाजिर हूं आपके सामने लेकर चीन का कुंडली। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बात की कि ये जो सभी चीज़ें जो हो रही हैं ज्योतिष के आधार पर, ये कुछ इशारा कर रही हैं, जो बहुत अच्छा समय तो नहीं है किसी के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। पर इन द एंड, लंबी रेस में, अंत में भारत इससे विश्व की नज़र में एक तरह से ऊपर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारत को, अगर हम पूरा भविष्य देखें तो उसके लिए भाग्यशाली ही साबित होंगी। वहाँ मैंने कई बार उस वीडियो में ये भी कहा कि भाई जिसने बीज बोया या फिर जिसने गलती की है अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से, जैसा कि कौरवों ने किया था महाभारत से पहले, कि उनको ये पता था कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और उनकी महत्वाकांक्षा भी थी कि वो सब जो है वो पांडवों को कुछ ना लें। कुछ ऐसी ही घटना यहाँ पर हुई है, इससे मिलती जुलती, क्योंकि जैसे कि कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर जब होनी बहुत बलवान होती है या फिर जब कुछ होना होता है तो व्यक्ति की खुद की मति ही भ्रम हो जाती है और व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिससे उसका विनाश का मतलब ये भी नहीं है कि वो एकदम आप कहें कि मतलब कि ख़त्म ही हो जाए, ऐसा नहीं है। मृत्यु कहा गया है शास्त्रों में। मृत्यु के भी कई प्रकार रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपमान होना, बहुत बड़ा धन का नुकसान हो जाना, ये सभी मृत्यु कहलाती है। इसके साथ साथ जो बहुत अधिक कष्ट आ जाना, इसको भी मृत्यु ही कहा गया है। तो इस तरह से इसका अर्थ ही है, ये नहीं है कि चाइना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, वो जो 7 तरह की जो मृत्यु हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पूरा मुझे भूल जाता हूँ कभी कभी। पहला तो है बहुत शर्मिंदगी, बड़ा शोक, डर, दबाव, आतंक के हालात, दुख, चक्रव्यूह में फंसना, लंबे रोग, कुछ ऐसा होना जिससे सभी आपकी बदनामी करें, तो इस सभी को, और सच की मृत्यु जो 8वीं है, इस तरह की मृत्यु हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो इस तरह के योग उसकी कुंडली में बने हुए हैं, चाइना की में बिल्कुल बने हुए हैं। और हम उन योगों के बारे में थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे और पूरी चाइना की कुंडली का आज पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे उसकी शुरू से लेके एंड तक। और हालांकि पूरा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत समय है, 27 नक्षत्र है, फिर वो मतलब पर काफ़ी हद तक करेंगे। पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेंगे जो सभी की समझ में आ सके, और उसके बाद थोड़ा गहराई में जाएंगे। तो सभी को समझने के लिए, तो जैसे ही हम इस कुंडली को देखते हैं तो पहली नज़र जानी चाहिए लग्न पर और चंद्रमा पर, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज़ है। लग्न बुद्धि, चंद्रमा मन। यहाँ पर तो लग्न और चंद्रमा, ये जो पहला भाव है, इसको पहला भाव है, यही लग्न है, यहाँ पर लग्न है। तो यहाँ पर लग्न और चंद्रमा दोनों ही मकर हो जाते हैं। मकर एक तामसिक राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, कलयुग तत्व की राशि है। कलयुग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा भौतिक, बहुत ही हार्ड वर्किंग, महत्वाकांक्षी पर नकारात्मक सोच रखने वाला। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कि ताकि मैं अपने शब्द यूज़ ना करूं, लिखा भी है कि मेहनत काफ़ी करते हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, शक्की, बदला लेने वाला। अगर आप इनके साथ कुछ करते हैं तो ये भूलते नहीं हैं उसको। वो बाहर से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं और ग्रहों के कारण, पर उनके अंदर, क्योंकि यहाँ चंद्र और लग्न एक हो गए हैं, बुद्धि और मन, और तो जो मन को बात लग गई अगर कहीं से कुछ, तो उस बात को हमेशा रखेंगे और जब समय मिलेगा तो उसका बदला अवश्य लेंगे। पहला। दूसरा, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, और जब भी महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है तो
व्यक्ति की बुद्धि काम करने लगती है, मति भ्रम हो जाता है। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आपकी कामना है वो अगर वो पूरी नहीं होती है, फिर बहुत ज़्यादा होती है, तो मति भ्रम होता है। मति भ्रम होने से आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम आती है, आपको क्रोध आता है और यहाँ से आपके विनाश का रास्ता शुरू होता है। तो ये पहले ही लग्न हमें ये बता रहा है कि बहुत ही भौतिकवादी, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही ऊपर जाने की सोच। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे भारत में भी कहते हैं कि भाई वहाँ के लोग ना बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं हैं, ज्योतिष के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको सबसे पहले पहुंचना है वहाँ पर। तभी तो दो देशभक्त होते हैं, वो तो व्यक्तियों के भी भक्त होते हैं, क्योंकि देश तो व्यक्तियों से ही बनता है। पर वहाँ पर इस तरह के रूल्स हैं कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए फिर कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वो फिर जानवर हो। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक बार सभी कुत्तों को मारने का अभियान चला। उनको ऐसा लगा कि अगर ये कुत्ते रहेंगे तो ये हमारा ना खाना खा लेंगे, तो थोड़ा खाना कम पड़ जाएगा, तो कुत्तों को ही मार दो। तो इस तरह की वहाँ पे क्रूएलिटी कई बार देखने को मिलती है और उसका कारण यहाँ पर एक एक करके आएगा। तो एक कारण हमारे यहाँ पे आता है कि एक रीजन तो है कि वो व्यक्ति महत्वाकांक्षा में कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरा रीजन जो लग्न से सामने वाला भाव है उसको देखना होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई ग्रह है तो वो आपके चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है, वो आपकी बुद्धि को भी प्रभावित कर रहा है, वो आपके मन को भी प्रभावित कर रहा है। तो यही दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मन और बुद्धि। मनोमय कोश कह सकते हैं जो मन से जुड़ा हुआ है, और विज्ञानमय कोश जो कि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जो पंचकोश हैं उनमें से अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, ये ऐसे करके 5 कोश होते हैं। तो अगर हम सप्तम भाव को देखते हैं तो वहाँ पे मंगल हैं, नीच के हैं, याद रखिएगा, नीच के मंगल हैं। सप्तम भाव, एक तो मंगल वैसे ही सप्तम भाव के लिए अच्छा नहीं है, सप्तम भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से नीच का मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किस चीज़ के लिए, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। येन तेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, इच्छा और किसी भी तरह का कर्म व्यक्ति कर सकता है। इतना नीचा जा सकता है जिसकी आप अगर एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप उतना सोच नहीं पाएंगे, उतना आपकी बुद्धि वहाँ तक जाएगी नहीं। इसलिए नहीं कि आपकी बुद्धि तेज नहीं है, इसलिए कि आपकी बुद्धि उस रास्ते तक नहीं समझ पाएगी। जैसे कि सभी को लगा दिया ना चूना थ्रू कोरोना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं। आत्महत्या वाली बात यहाँ पर कैसे, तो यहाँ से 2 चीज़ें फिर से निकल के आती हैं। एक तो पहले घर से ही आ गया कि व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे एक उसके चार्ट से है, तो देश का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह किसी भी हद तक जा सकता है। अब यही तो वो चीज़ें हैं जो पतन का कारण बनती हैं। आत्महत्या का मतलब 2 तरह की होती है। एक तो आदमी दुखी होकर आत्महत्या करता है, उस आत्महत्या की बात यहाँ नहीं हो रही है। उस तरह का अपने को आत्मघाती करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ वो वाले आत्मघात की बात हो रही है जो दुर्योधन ने किया था महाभारत में। सब कुछ पाने के चक्कर में, थोड़ा सा भी ना देने के चक्कर में सब कुछ खो दिया, तो वो भी आत्मघात हुआ ना। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो वो वाली बात है यहाँ पर कि पाने के चक्कर में सब कुछ मेरा, ये भी सब मिल जाए, तो उसके चक्कर में ही डूब जाना। या कहिए इतना धन उठा लेना, और अगर धन उठा के नदी में छलांग लगाओगे आप तो डूब जाओगे, फिर धन को ना छोड़ना। तो एक तरह का अटैचमेंट, मोहमाया, उसके चक्कर में इतना डूब जाना कि फिर उसकी वजह से खुद ही डूब जाना, वो वाले आत्मघात की यहाँ पर बात हो रही है। ये पहला घर की हमने बात की और 7वें घर की बात की। 7वें घर में यहाँ पर कर्क राशि है, इसीलिए जो है मंगल यहाँ पर नीच के भी हैं, चंद्रमा की राशि में है। यहाँ से एक बात और भी दिखती है कि 7वें घर का स्वामी जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, तो दूसरों के थ्रू ही उसकी पर्सनैलिटी है, दूसरों के थ्रू ही उसने खुद को मतलब जो बनाया है अपना जो भी है वो दूसरों के थ्रू, उसका जो
एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हर जगह जो भी देखो मेड इन चाइना, पूरी दुनिया में हर जगह कहीं भी चाहिए आप, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाइए सब कुछ मतलब बाहर से है। इसको ये जो सातवां घर होता है दूसरों को दिखाता है, सेकंड पार्टी को दिखाता है, अपोजिशन पार्टी को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है, और बाहर के जो संबंध हैं, मास फेम जो है उसको दिखाता है। और उसमें भी अगर मंगल यहाँ है तो ये सब चीज़ें जो हैं ना दूसरों के थ्रू, उसमें भी कहीं ना कोई कुटिलता, कोई ना कोई ऐसे छिपी राज, ऐसी चीज़ें जिससे कि वो छा गया सब पे, कुछ ना कुछ तो ऐसा था। मेहनत भी है, मेहनत को इनकार नहीं कर रहे हैं, पहले ही कहा बहुत ही ज़्यादा मेहनती, महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ना, वो सब चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें भी हैं। दूसरे घर को देखें तो कुंभ है, और कुंभ जो होता है 11वां राशि है काल पुरुष की, तो बड़ा सर्कल, बिग सर्कल, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत लंबे लंबे दूर दूर के कॉन्टैक्ट, उनके थ्रू व्यक्ति जो है, देश जो है वो अपना धन का अर्जन करेगा। इसका स्वामी अष्टम में गया हुआ है, तो फिर से एक अष्टम घर जो है अकल्ट का है, छुपी चीज़ों का है, स्कैंडल का है, अनलॉफुल चीज़, जो चीज़ मर्यादित नहीं है उनके थ्रू। तो कुछ ना कुछ साम दाम ढंड भेद, कुछ ना कुछ उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी उनमें कहीं ना कहीं सामने से तरीक कुछ और हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसका भी एक और योग आएगा जिसकी हम बात करेंगे, अगले ही भाव में आने वाला है, पर यहाँ से भी उसकी थोड़ी सी महक मिलती है। जो चीज़ें, अब हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ अच्छा योग भी होगा, पर जो चीज़ें ज़्यादा होंगी वो ही उसकी प्रवृत्ति बन जाएंगी। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्व, तमस और रजस, ये हर प्राणी में, हर में प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ बुराई है, उसके अंदर अच्छाई होती है, और अगर उस पर फोकस करे, उस पर ध्यान करे। इसीलिए कहा है कि वो बढ़ भी सकती है और व्यक्ति अपने आप को अच्छा कर्म की तरफ चाहे तो ले जा सकता है, पर चूंकि कोई जो दूसरा गुण है वो ज़्यादा है तो उसका फोकस वहीं रहता है, और एक तरह से वो उसी को बढ़ाते रहता है, और इस तरह से अपनी डेस्टिनी को, प्रारब्ध को बदलना मुश्किल हो जाता है। इतना आसान होता तो फिर सभी बदल लेते, पर बदला जा सकता है बहुत सारे केसेस में, कुछ को छोड़कर। तो हम तीसरे भाव पर अगर आए तो वहाँ राहु बैठे हैं। तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा है, पैसे के लिए, गेन के लिए, फेम के लिए हिम्मत भी देता है, पर पराक्रम यहाँ से देता है। पर इस जो पराक्रम का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो थोड़ी राहु वाली होती है। अब राहु की डायरेक्शन तो मेटेरियलिस्टिक होगी, भौतिक होगी, और साम दाम दंड भेद को यूज करके अपने लक्ष्य को पाने की होगी, क्योंकि नोट्स जो हैं वो तो दिखाते ही हैं कि मर्यादा को तोड़ दो, और क्या कह सकते हैं, लिमिट को तोड़कर लिमिट से ऊपर जाना, एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। अगर आप किसी चीज़ की लिमिट को तोड़ेंगे तभी आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। जो भी नियम, जो भी चीज़ें हैं, उनको तोड़कर आगे बढ़ जाना, इस तरह की शक्ति देते हैं राहु यहाँ पर। तो इस तरह की यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे जो राहु हैं वो नवम भाव को देख रहे हैं, धर्म भाव को देख रहे हैं। तो धर्म भाव पर राहु की दृष्टि है, और राहु यहाँ एक तरह से पाइसिस में है, जल के उसमें है, तो एक तरह से अच्छे नहीं है। यहाँ पर राहु मति भ्रम होता है उन्हें, और धर्म का यूज भी वो लोग स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से केतु जो सामने वाले घर में कन्या में है, जो कि राहु का मूल त्रिकोण है, और ये केतु का मूल त्रिकोण है, मीन उल्टे बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कार्मिकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कर्म जो होते हैं, अगर वो व्यक्ति है, अगर देश है, तो दिखाने के और, जो कर्म को मान लीजिए या दांत मान लीजिए, और खाने के और, इस तरह की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब इस राहु पर गुरु की दृष्टि होती तो हम कह सकते थे इस राहु पर गुरु की दृष्टि नहीं है। इस राहु पर किसी भी अच्छे शुभ ग्रह की तो दृष्टि नहीं है। बुध की दृष्टि है, पर बुध केतु और सूर्य के साथ हैं तो खुद भी मलेफिक हो गए हैं। बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर अष्टम के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी के शत्रु हैं। ऐसे में नवम भाव में आ गए, तो धर्म
का जो उपयोग होगा वो भी अल्टीमेटली अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए होगा। अब यहाँ पर आत्मघात वाली जो बात है उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग होती है। जब भी तृतीय भाव का संबंध अष्टम से बनता है तो व्यक्ति खुद ही अपना नुकसान कर लेता है, व्यक्ति खुद ही अपना हानि के पथ पे चलता है। क्यों? अष्टम को कहते हैं आयु भाव या मृत्यु भाव, और तृतीय को बोलते हैं कर्म। तो तीसरे भाव और आठवें भाव का इंटरचेंज हो, तीसरा भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, दोनों साथ साथ बैठे हों, या फिर लग्न का स्वामी अष्टम में जा रहा है, हमारा लग्न का स्वामी जो है अष्टम में गया हुआ है और राहु तृतीय भाव में बैठकर अष्टम के स्वामी को देख रहे हैं, अष्टम के स्वामी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ तृतीय भाव का स्वामी जो गुरु है वो भी अगर गुरु को देखें तो यहाँ से 7, 8, 9 अष्टम भाव को देख रहा है। तो काफी हद तक अष्टम भाव से पराक्रम, कर्म, खुद ही का कर्म, खुद ही के जो पराक्रम है वो अष्टम की तरफ ले जाएंगे, मृत्यु की तरफ ले जाएंगे, वो अकल्ट नॉलेज की तरफ, गूढ़ विज्ञान की तरफ भी ले जाएंगे, और अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उसकी तरफ भी ले जाएंगे। पर उसका ये एस्पेक्ट भी है, और यहाँ पर खासकर है क्योंकि लग्न का स्वामी खुद अष्टम में गया है यहाँ पर, और शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, और दैन्य मतलब कि जैसे शनि गए सूर्य की राशि में, सूर्य उनके शत्रु नहीं है, और सूर्य जो हैं कैसा योग बना रहे हैं यहाँ पर, अष्टमेश नवम में गया है, अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। एक तो शत्रु की राशि में है और अच्छे योग में नहीं है, जो डिस्पोजिटर है इस भाव का, धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ से फिर से एक बात निकलते आती है आत्मघात वाली। जब भी लग्न का स्वामी अष्टम में आता है, अगर शुभ है तो आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, जो रिचुअल होते हैं उनका अर्थ समझना, ज्योतिष, गूढ़ विज्ञान, ये थोड़ा थोड़ा रहेगा फिर भी, पर अगर वो शुभ है तो ये चीज़ें ज़्यादा है। अगर वो शत्रु उस भाव में जाता है, अगर उसके साथ अच्छे ग्रह नहीं आते हैं, जैसे कि यहाँ शनि अकेले ही हैं और ना तो इनके साथ गुरु हैं ना ही शुक्र हैं, गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, पर गुरु यहाँ पर पराक्रमेश के स्वामी हैं, पराक्रमेश के स्वामी हैं, और अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम में बैठे हुए लग्नेश को देख रहे हैं। तो लग्नेश मतलब बुद्धि अष्टम की हुई, और अष्टम की तरफ उसका पराक्रम होगा। कैसा पराक्रम होगा? डिस्पोजिटर से देखें। डिस्पोजिटर क्या है? शत्रु है, शत्रु है, और जाके भी बैठा है केतु के साथ और बुध के साथ, किसी अच्छे योग में नहीं है। तो यहाँ से आत्मघात के फिर से साइन मिलते हैं कि ये जो चाल उसने चली है वो आगे जाकर उसके लिए ही बुरी साबित होगी। क्यों? अभी क्यों? ये तो कुंडली में है, अभी क्यों? क्योंकि मंगल कर्क राशि की दशा चल रही है, जो राशि दशा होती है, जैसे कि काल चक्र दशा, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण दशा है। इसके अलावा जैसे चर दशा, तो उस चर दशा में भी आपकी वर्गों की दशा आती है, कन्या की दशा आती है, और काल चक्र में शायद इनमें अदला बदला भी हो सकता है, कर्क की आती है। तो दोनों ही उन घरों की दशा आ रही है जो इस चीज को इंडिकेटेड कर रही है। 11वें भाव का स्वामी अगर सप्तम में जाकर नीच का हो जाता है तो महत्वाकांक्षा के थ्रू व्यक्ति गलत पाथ पर जाता है, इच्छाओं के थ्रू। 3, 7, 11 काम ट्रायंगल, कामना, महत्वाकांक्षा का स्वामी, लाभ का स्वामी, लाभ के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए जाकर नीच का होकर लग्न और चंद्र, मन और बुद्धि दोनों को देख रहा है। तो दोनों को उसने इक्लिप्स कर लिया, मन को भी बुद्धि को भी। किसने कर लिया? कामना ने, महत्वाकांक्षा ने, और नीच का हो गया। तो फिर यहां से ये चीज निकल के आती है। दूसरा, केतु और बुध
मति भ्रम, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। बुध की दशा भी चल रही है, क्या बात है। काल चक्र दशा में कर्क की चल रही है, चर दशा में इस आपकी कन्या की चल रही है और बुध की भी चल रही है, सब कुछ मैच हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाएंगी लंबे टाइम में, लंबे टाइम में उसकी नुकसान भी होगा। और भारत का भी ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत का भी समय, क्योंकि शनि जो है मकर में आ रहे हैं, राहु वृषभ में जाएंगे, ये सब चीज़ें, इतने सारे जो ग्रह जो इकट्ठे हुए थे, इक्लिप्स जो हुआ, ये सब चीज़ें भारत के लिए भी अच्छी नहीं है। पर इन द एंड हम आगे बढ़ जाएंगे और उसका वो वाली बात होगी जो दुर्योधन के साथ हुआ था कि बहुत बड़ी सेना सब कुछ, पर बाद में क्या हुआ, कुछ नहीं। या फिर रावण के साथ हुआ था, वो कहावत है ना, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो ईश्वर का जो न्याय है उससे तो कोई नहीं बच पाया। ऐसे रावण जिनके घर में जो ग्रह लोग हैं वो भी बंध के रहते थे, इस तरह की मिथियोलॉजिकल जो कहानियां हैं उनमें एसेंस बहुत है और वो पूर्णतः ज्ञानवर्धक हैं। इसी बात को दिखाती हैं कि जब व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलता है या गलत काम करता है और एक लेवल के बाद तो इतना ही बलवान क्यों ना हो, चाहे वो रावण जैसा भी क्यों ना हो, तो खुद तो नष्ट हुआ ही, पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। यही बात सिर्फ रावण के लिए नहीं है, यही बात भगवान कृष्ण के वंश में जो यदुवंशी थे, जब द्वारका का विनाश हुआ था तो उससे पहले भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा था कि जो यादव जो थे वो बहुत अधर्मी हो गए थे, उन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया था, भगवान कृष्ण की कही हुई बातों को वो सब भूल गए थे, तो द्वारका का भी अंत हो गया था। और उससे पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था, इक्लिप्स आया था, और ये सब चीज़ें भी ये सब दिखा रहा है जो समय चल रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में ये आया, पानी, बाढ़, ये सब थोड़ा भूकंप वगैरह, तो इन सब चीज़ों की भी थोड़ा जहाँ पर आते रहते हैं चांसेज है, ये सब चीज़ें भी हैं। जैसे अभी कलकत्ता वगैरह में भी आया था, बंगाल में, मुंबई के पास से निकल गया तूफान, यहाँ पर भी हमारे दुनिया में, रशिया में जो साइबेरिया है वहाँ पे आग लगी थी, जर्मनी उधर आग लगी थी, बहुत लोग, मतलब प्रकृति में विनाश भी हो रहा है, वो भी थोड़ा सा होता रहेगा। पर हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल जो हैं, जो कर्म को दिखाते हैं, वो फ्रोजन है, उन पर राहु की दृष्टि है, 1 2 3 4 5, मतलब ही कर्म एक तो नीच का, इच्छाएं एक तो नीच की, उस पर भी भ्रम आ जाएगा। अभी क्यों आएगा, क्योंकि अभी तो इसकी दशा चल रही है भाई, कर्क की काल चक्र दशा चल रही है, मतलब राशि दशा चल रही है। तो ये सब बातें, अब इसके बाद देखिए हर कुंडली में अच्छे ग्रह भी होते हैं, अब ये तो नहीं है अब इनकी में सब नेगेटिव ही है, फिर इतना महान, मतलब इतना उनके आयुर्वेद बहुत अच्छा है, चाइनीज़ मेडिसिन बहुत अच्छी है, और इतना एक्सपोर्ट देश में, मतलब काफ़ी योग व्यक्ति भी हुए हैं, योगा वगैरह भी थोड़ा करते हैं। हमारे यहाँ से धर्म भी उन्होंने बुद्ध को लिया है, क्योंकि बुद्ध ने शांति का धर्म दिया, जहाँ अशांति होती है उनको शांति की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये भी देख सकते हैं कि देखिए छठे भाव का जो स्वामी है वही इनके धर्म भाव का स्वामी भी है और गया भी है, तो इनके शत्रु, वो हमें शत्रु मानते हैं एक तरह से, का धर्म तो उन्होंने लिया है, यहाँ से चीज़ें आती है। दूसरा, उनका जो मालव्य योग बना हुआ है 10वें भाव में, ये व्यक्ति को ट्रेड्स में, सेल्स में, नेम में, फेम में, उसके लिए अच्छा है, उनको मिला भी है। पर इस कंडीशन के लिए भी जो ऋषियों ने लिखा है वो मैं पढ़ के सुना दूं, वैसे मैं खुद भी बता सकता हूं कि लिखा यही है कि मॉरलिटी के लिए, मानव के जो गुण होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। पर एग्जैक्टली क्या लिखा है कि खुद ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ऊपर जाएगा लाइफ में, पर उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उसको फंसा सकती है अगर दूसरी चीज़ें चार्ट में उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो मतलब इस तरह की संभावना है। बाकी रचनात्मक होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, उसको यश मिलेगा, पर
जीवन के जो मूल्य हैं वो उसको फंसा सकते हैं, वो थोड़ा निम्न कोटि के होंगे, इसके बारे में ये कहा गया है। अच्छा, आयुर्वेद वगैरह वो सब इतना क्यों, वो अष्टम की वजह से है। इंटेंस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उसका ध्यान होगा, और किसी समस्या के बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी। अगर इस में चाइना को नुकसान होता है तो फिर से वो थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ जाएगा, पर ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, कार्मिक है। ये यहाँ से निकल के आता है छठे भाव में। जेमिनी जो है इसको बोलते हैं कि पुराने कर्म के थ्रू आपको थोड़ा कष्ट आएगा। अब वो कर्म तो उनके आप देख ही रहे हैं, बेचारे कुत्तों को मरवा दिया, जीवों को मरवा दिया, जिंदा मछलियों को खा रहे हैं, और मतलब कीट पतंगे सभी कुछ भी हो सभी को खा जाते हैं। और वो मार्केट अब तो इतना फेमस हो गया है, सब देख चुके हैं। अब वो भी ऐसे ही जीव हैं जैसे हम हैं, दिमाग थोड़ा कम हो सकता है पर फिर भी एक क्रूरता तो है ही। अब उसका फल भी सारी मानव जाति को मिलेगा, पर उनको भी मिलेगा। हम सब भी भर ही रहे हैं क्योंकि हम सब जोड़े हैं एक दूसरे से। तभी तो भारत ने कहा है वसुंधराय कुटुंबकम। कोई एक देश भी बहुत बुरा करता है तो उसका फल दूसरों को भी भरना पड़ता है। गुरु की बात करें तो गुरु उनके बारे में भाव में अच्छे हैं। अब सब ग्रह बुरे नहीं हो सकते हैं, खुद के भाव में ही बैठे हुए गुरु हैं। और चाइना का जो क्या कह सकते हैं कल्चर है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अच्छी बातें भी हैं, ज्ञान भी है, फिलॉसफी भी है, पर जो उन पर हावी हुआ है वो हुई है उनकी महत्वाकांक्षा, वो ही हुई है उनके आगे बढ़ने की। वो बोलते हैं ना, काम, क्रोध और लोभ, 3 कारण बताएं भगवान कृष्ण ने गीता में, जो आदमी को या किसी भी देश को पतन का कारण बनते हैं या व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। पतन के बाद उत्थान, उत्थान के बाद पतन होता आया है। जैसा कि कहा है समय परिवर्तनशील है, तो फिलहाल जो परिवर्तन है वो इस तरह का है। कारण भी हमारी समझ में आ गए और ये भी हमने सब देख लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो अष्टम का नवम में आना व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, पर यहाँ पर जो सूर्य है उसके बारे में लिखा गया है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो जो कहते हैं ना बहुत मेहनत कराते हैं, उनके यहाँ एक्चुअली उनके यहाँ ये है कि मैं नीचे रह गया, मैं पीछे रह गया, मुझे पहला बनना है, मुझे आगे निकलना है। इतना ज़्यादा है कि उसके चक्कर में एक ऐसा कदम उठा गया है, इतनी प्लान बनाया गया इसीलिए कि सबसे आगे निकलें। अब वो ये होगा कि सबसे आगे निकलने के चक्कर में ऐसे फिसलेंगे कि पीछे आ जाएंगे, पर प्लान ज़बरदस्त बनाया है। गुरु अच्छे हैं और शुक्र हैं, और ये मतलब कि काफ़ी कुछ ग्रह स्ट्रांग भी हैं, ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह से। पर वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने किसकी चलती है। प्लान तो कौरवों ने भी बहुत अच्छा बनाया था, जब लाक्षाग्रह बनाया था, सबके सब जल जाते, पर अगर विदुर ने उनका साथ नहीं दिया होता तो हमारा भी कोई साथ देगा, ईश्वर के थ्रू ही वो सब कुछ होता है। तो मैं यहीं पर अपना मतलब, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण किया है, छोटी छोटी बातें बताई हैं जो सबकी समझ में भी आ जाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे व्यक्ति भी जिनको इंटरेस्ट है ज्योतिष में उन्हीं के लिए है, उसको समझ पाएँ, सुन पाएँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, आप कोई सलाह दे सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि भाई इस तरह का वीडियो, मतलब कि कोई और टॉपिक अगर आपको ऐसा हो कि उस टॉपिक पे आप बनाइए, या फिर ये कुछ कमी थी, या कोई सलाह दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।